Saab, our very dear old friend, Nizamuddin Rain Saab from the Congress. Nizamuddin Rain Saab, नमस्कार। नमस्कार सर। अरे बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर, आप तो बहुत जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया बिल्कुल। तो सर पहले दो खुशी हो ही जाती। सर पहले दो चरण में तो मतलब लग रहा बाजी मार ली आप लोगों ने, मतलब बहुत बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। बाकी के 5 चरण जो होने हैं उसमें भी बाजी मारना है जी, लेकिन आपको क्या रिपोर्ट आ रही है अभी तक जो पहले दो चरण हुए हैं निजाम साहब? निजाम साहब जी। आपको क्या रिपोर्ट आई है सर पहले दो चरण की? नहीं, बहुत अच्छी है और मैं आभारी हूं देश की जनता का कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन के लोगों को पसंद किया और उनके फेवर में वोट किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वोटिंग की पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए दोनों फेज के। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है मोदी जी का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन सर एक चीज के ऊपर जरा मलाल है मुझको कि अभी तक राहुल गांधी जी ने अपना नामांकन या अपना वो कैंडिडेचर अनाउंस नहीं किया अमेठी के लिए। अभी समय है सर, अभी जी समय है। कांग्रेस की राजनीति हमेशा आखिरी आखिरी पारी में होती है। एक दिन बचता है तब जो है बिग बॉसेस अपने नामांकन करते हैं और 100% खुशखबरी आएगी रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से और दोनों जगह लड़ेंगे लोग। क्या बात है सर, कल दोपहर तक का वक्त है। अच्छा, हर चीज जबरदस्त है। 5 न्याय जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं सबको मान है कि जबरदस्त स्कीम है। 25 गारंटी, मां लक्ष्मी योजना है, पहली नौकरी पक्की है, रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, एवरीथिंग इज फाइन। मगर निजामुद्दीन जी, हम लोग आपसे चाहते हैं हिस्सेदारी न्याय। वहां पर आप खड़े नहीं उतरे। हिस्सेदारी, जितने हिस्सा जितने संख्या है उतना हक जो है, बिकॉज पूरे एमवीए में एक भी मुसलमान कैंडिडेट को महाराष्ट्र में नहीं दिया है। बिकॉज राहुल गांधी जी का ये पिलर है, पिलर ऑफ जस्टिस, हिस्सेदारी, जितनी संख्या उतना हक। 14% से 20% तक मुसलमान का संख्या है अलग अलग। मुंबई में 20% है, बाकी जगह 14% है। तो आपको एक कैंडिडेट दे नहीं पाए तो कैसे? ये अन्याय है, ये अन्याय है। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे निजामुद्दीन जी आप? सर, इसमें जस्टिफाई करने जैसी कोई बात नहीं है। ये राजनीति में इस तरह के कभी कभार इस तरह के हालात बनते हैं कि लोग, क्योंकि ये चुनाव कई पार्टियों के मेल से हो रहा है, कई पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। यकीनन माइनॉरिटी को सीट देनी चाहिए थी और अगर एक सीट हमको महाराष्ट्र में हमेशा मिलती रही है, अगर नहीं आया तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बाकी भी चुनाव महाराष्ट्र में तुरंत आ रहे हैं। अभी 3 महीने के बाद ही या 3.5 महीने 4 महीने के बाद ही आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव आएगा। तो जो चीजें कहीं कम ज्यादा होती हैं उसे कहीं ना कहीं राजनीति में पूरा की जाती है और बाकी की जो लीडरशिप है वो तो पूरा काम देख ही रही है ना। तो राहुल गांधी पहली बात तो जो बात कमिटमेंट करते हैं वो उसको जरूर पूरा करते हैं। आपने उनके राजनीतिक जीवन में देखा कि वो इतना डिप्रेशन के सूद रहे हैं, लेकिन वो आदमी कभी भी अपनी बातों से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कभी झूठ बात नहीं करते। राहुल जी अगर कोई चीज कमिटमेंट करते हैं देश के सामने, मीडिया के सामने, तो आप देखेंगे कि वो पूरा जब तक नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठते। तो ये एक विषय है, लेकिन देश का चुनाव है और ये पहला चुनाव है जो बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है। ये चुनाव जात धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है। ये चुनाव देश में संविधान रहेगा क्या, या इस देश में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बचेंगी क्या, ये सारे मुद्दे हैं। गरीबी का मुद्दा है। पहला चुनाव है जिसमें आपने देखा होगा कि कोई जाति समीकरण का कहीं कोई बात नहीं रखा गया है, ना ही इसमें किसी तरह की बात है। और सामने वाली पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय हिंदुत्व के, आपने निजामुद्दीन जी संविधान के बाद किए, आपने संविधान के बाद कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत सेक्रेड है। मगर मोदी जी ने भी कहा, मोदी जी ने कहा संविधान धर्म ग्रंथ है, संविधान धर्म ग्रंथ है और मैं टोटल समर्पित हूं संविधान पर। और जब तक मोदी जी जिंदा है संविधान पर छेड़छाड़ अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रही। देखिए, ऐसा है कि आपने मोदी जी का वो भाषण सुना जिसमें वो पिट गए,
जिसमें उन्होंने देखा कि अब मेरी झूठ पकड़ी जा रही है और लोग अब मेरे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तब उनको ये डर समा गया और उन्होंने डर में ये बात कह दी। आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र का सांसद, कर्नाटका का सांसद, ऐसे 3 सांसदों ने ये बात ऑफिशियली, हरियाणा का सांसद, जिन्होंने अपने वक्तव्य अभी में सांसद बना नहीं है सर, वो लड़ रहा है। अरुण गोविल ने कहा था, अभी वो लड़ रहा है। यस, उम्मीदवार है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि हमको 400 सीट दीजिए, हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। तो जो आदमी परिवार चलाता है, जो पार्टी का मुखिया है, उसके सदस्य चारों तरफ कह रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। तो आपको तो सर पता ही है कि मोदी जी अगर 100 बात कहते हैं तो 99 झूठी रहती है, और वो झूठी पर गारंटी चाहते हैं। तो ऐसा देश नहीं है। देश में इतना सुधार आ गया है कि अब वो समझता है कि झूठ कहाँ है। लेकिन यहाँ क्योंकि अब वो पर बहाना नहीं है कि कांग्रेस ने, अब वो बहाना नहीं है कि 70 साल कांग्रेस ने क्या किया, 15 साल उसमें दूसरों की सरकार थी और 10 साल इनकी है, तो 25 यही निकाल दीजिए। तो ये अपने 10 साल में इन्होंने क्या किया इसका हिसाब नहीं देते। अगर उनमें दम है तो 10 सालों में क्या किया उसका हिसाब दे दीजिए। 5 साल अटल जी ने सरकार चलाई, उसका हिसाब दे दीजिए। तो निजाम 2.5 साल साहब इंद्र कुमार ये गुजराल ने बताएं, चलाई, उसका हिसाब दे दीजिए। निजाम तो साहब, ये बहाने करना, लोगों को बेवकूफ बनाने का जमाना गया। अब निजामुद्दीन लोग जी, सच्चाई देख रहे हैं कि एक झूठा जो देश को तबाही के रास्ते पे ले जा रहा है, अब उसकी गारंटी और उसके किसी चीज पर जनता भरोसा नहीं कर रही है। और जहां जहां पोलिंग हो रही है सर, आप देखिए कि सुबह 7 बजे से हजारों की तादाद में लोन मैंने सुना वो टालकर यूपी में 6:15 बजे लोग निकल आए थे, 6:15 बजे। यस सर जी, लेकिन यहां पर एक और चीज है सर, पहले चरण के बाद एकदम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदल गई। अभी तक वो ये बात नहीं कर रहे थे, पहले चरण के बाद ये बात आ गई कि कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी और दलितों का रिजर्वेशन दे दिया, ये बात आ गई। आप जो है, अरे पूरी बात तो सुनने सर, आप जो है यानी कांग्रेस जो है लोगों का मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट देगी, आपकी जो स्त्री धन है वो बांट देगी, ये सारी बातें आई। ऐसा क्यों सर, बताएं। एक्सरे मशीन आपका, कांग्रेस का एक्सरे मशीन घर घर जाएगा। नहीं, ऐसा है कि जितनी चीजें मोदी जी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, उन्होंने एक भी जगह इस बात को कभी साबित नहीं किया है, क्योंकि वो आगे और पीछे की बात को निकालकर बीच की बात रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद इस भ्रम में मैं लोगों को डाल दूं तो शायद कोई फायदा हो जाए। जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कितना देने वाली है मुसलमानों को, कितना देने वाली है समाज के दूसरे तबकों को, कांग्रेस इस बात पर कभी बहस नहीं करती। कांग्रेस जो पॉलिसीज लाती है या जो पॉलिसीज अब तक लोगों की कांग्रेस की सरकारों में आई है, वो कभी किसी के लिए सेपरेट नहीं रही है। जिस बात पर प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे कि मुसलमानों को दिया जाएगा, वो संसाधन के जो भाषण हुए हैं, देश के तमाम लोगों ने उस भाषण की प्रतियां निकाल कर मनमोहन सिंह की देश के सामने रखा, और उसमें जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला और जिस तरह से बातें रखी है वो लोगों को समझ आ गया। इसलिए लोग अब इस बात पे कतई विश्वास नहीं करते कि कहीं जी इस तरह की चीजें हो रही। अरे भाई, इन्होंने कर्नाटक के चुनाव में यही चीज कोशिश करी थी, हनुमान चालीसा को लेकर के। लेकिन कर्नाटक में हनुमान जी धोखा दे गए इनको। नहीं सर, कर्नाटक में हनुमान जी तो न्याय का ही साथ देंगे ना, वो तो भाई नहीं न्याय का ही साथ देंगे ना, वो किसका साथ थोड़ी देंगे। चाहे ये धर्म के जिस देवता देवी का ये स्मरण कर रहे हो, वो इनके साथ इस वक्त नहीं खड़ा है। तो फिर वो जो है न्याय के साथ खड़ा है और देश के साथ खड़ा है। तो इनको अभी कैसे लग रहा है, चाहे जो देवता, चाहे जो मेरा सवाल कुछ और है, तो अभी बीजेपी को ऐसा कैसे लग रहा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके ये कह के कि भाई हिंदुओं की जो संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट दी जाएगी, उससे अब जो है हिंदू बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और सब हिंदू जो है 80% आबादी जो है देश की, वो सारी बीजेपी को वोट दे देगी। ये कैसे लग रहा है, ऐसा भ्रम कैसे है इनको? देखिए, ये भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि इनके हाथ से हिंदू सेंटिमेंटल का जो इशू था वो इनके हाथ से निकल गया है। अगर आपने कल महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का भाषण सुना हो जी, कल योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं जैसे वो पागल हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं है, विषय क्या है उनको वो भी पता नहीं है। तो अब इन लोगों के पास कोई विषय नहीं है।
अब ये जो भगवान राम का भी इनके पास एक विषय था, उसको भी इन्होंने छोटा कर लिया, लोग उस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जितनी चौपालें बैठ रही हैं कहीं भी, उस पर धार्मिक बहस ही नहीं हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि वो इस देश में हमको खाने पीने की व्यवस्था दें, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था दें, आज जरूरत के लिए कारोबार दें, उस पर आज लोग वोट करना चाह रहे हैं। निजामुद्दीन जी, बहुत सही कहा आपने। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं 150 सीट 303 में से छीन लूंगा। कांग्रेस 150 सीट 303 से बीजेपी का टैली से निकाल देंगे और कांग्रेस में जुड़ जाएगा। मगर बीजेपी का कहना है इनके प्यार और मोहब्बत के दुकान में आप राहुल गांधी जी के प्यार और मोहब्बत के दुकान में आप झूठे वादे, झूठे सपने बेच रहे हो। ये मोदी जी है कि जो घर, राशन, पेंशन, नल से जल मोदी जी प्रोवाइड कर लिए, ये सब झूठे वादे हैं। 150 राहुल जी जो कहते हैं वो सत्यता से परे नहीं होता, सत्य रहता है तो राहुल जी कहते हैं। आज देश की जो हवा चल रही है राजनीति की, उसमें बिल्कुल हकीकत है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए 150 सीटें उनकी जीत रहे हैं, छीन कर ला रहे हैं। क्योंकि वहां आप जिस तरह का इलेक्शन देख रहे हैं, जिस तरह से इनकी मीटिंगों में भीड़ देख रहे हैं, उनकी बौखलाहट देख रहे हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तो उससे साफ जाहिर है कि वो 300 में से 150 सीट हार रहे हैं। और यहां पर एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा निजाम साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जरा रिएक्ट करें प्लीज। ये सवाल जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तेजस्वी यादव जी ने एक ब्लूटूथ स्पीकर ला करके अपनी मीटिंग में मोदी जी के 2013, 14, 15, 16, 17 के भाषण सुनाए और उसमें कहा कि ये देखिए इन्होंने ये वादे किए थे और कितने वादे इन्होंने फुलफिल किए ना। ये मेरा सवाल नहीं है क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी। मीडिया ने उनसे पूछा कि ये पुराने भाषण क्यों सुना रहे हो। अरे भाई, जब मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2008 और 2009 का भाषण उसका जिक्र कर सकते हैं, तो तेजस्वी यादव तो अभी की बात कर रहे हैं ना, अभी जब वो प्रधानमंत्री तब की बात कर रहे हैं। तो मीडिया को वो नहीं दिख रहा है क्या? निजाम साहब बताएं। नहीं सर, वो इतना तो फिर भी गनीमत है। मोदी जी तो नेहरू से ही शुरू करते हैं, नेहरू पे ही खत्म करते हैं। इन्हीं जो नई जनरेशन 2002 के बाद जो आई है, जिसने वोट दिया है, जिसने नया भारत देखा है, उसने तो सोचा भी नहीं होगा। जिस चीजों की डिफिनीशन वो चाहते हैं, जिस पर वो बात करते हैं, उस चीजों का तो 2002 के बाद बच्चों का पता ही नहीं है। तेजस्वी ने तो वो बातें की जो करंट इशू था। ये जो गोदी मीडिया है ये दलाली कर रहा है। ये जो सवाल पूछ रहा है वो अक्षय कुमार की तरह कि आपने आम जो है निचोड़ के खाएंगे कि काट के खाएंगे, या इस तरह की जो उनके एक इंटरव्यू आए थे, अगर आपको याद हो तो उसी से मिलता जुलता है। तेजस्वी जमीन के आदमी हैं, तेजस्वी राजनीति में नए चेहरा हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, तो वो सत्यता दिखा रहे हैं। अगर मोदी जी को या गोदी मीडिया को इससे एतराज है तो उसे डूब मरना चाहिए, क्योंकि जो सत्यता है वही वो बोल रहे हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, निजामुद्दीन जी, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा पर मोदी जी ने आज कहा कि जब यहां पर आतंकवाद हमले पहले होते थे यूपीए सरकार में, तो कांग्रेस के सरकार डोसियर बेचते थे, डोसियर फाइल बना के पाकिस्तान में बेचते थे कि ये आतंकवाद था, ये बंदूक था, इधर आके बम फोड़ के चले गए। तो ये आप सिर्फ फाइल बेचते थे। राष्ट्र सुरक्षा आपके हाथ में ठीक नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है, मोदी जी का कहना है। वो मोदी जी है, मोदी जी का कहना कि मैं आने के बाद बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, देश सुरक्षित है। तो राष्ट्र सुरक्षा में आप लोगों को कन्विंस कैसे? डोसियर भेजना राष्ट्र सुरक्षा नहीं है मोदी जी का। फाइल बेचते रहो, आप फाइल बेचते रहो, तो हम ठोक के आए हैं वहां से। बोलिए बोलिए। वो जितनी बातें वो करते हैं सब आपके सामने हैं। 10 वर्षों में जितनी आतंकवादी बड़ी घटनाएं हुई इस देश में, सब मोदी के राज्य में हुई हैं। चाहे अक्षरधाम की घटना हो, चाहे वो पुलवामा का घटना हो, चाहे वो पार्लियामेंट पर अटैक की घटना हो, ये सारे के सारे आतंकवादी घटनाएं इनके 10 वर्षों में हुई हैं। और ये खुद प्रधानमंत्री के हैसियत से बगैर देश को बताए ये खुद पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे। इन्होंने नवाज शरीफ की मां के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लेने गए थे। तो इससे क्या जाहिर करेंगे वो
तो ये झूठ का पुलिंदा है। अब इनकी बातों में देश नहीं आ रहा है। देश का यंगेस्ट कारोबार चाहता है, देश का नौजवान नौकरी चाहता है, ऐसी नौकरी जो परमानेंट हो। इन्होंने ऐसी नौकरी लाई कि बेटा नौकरी पे से रिटायर हो जाएगा और बाप जो है नौकरी में रहेगा। अरे इतना ज्यादा देश को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं मोदी जी? आप दो चार लोगों को छोड़कर देश में किसी के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और देशभक्ति का आप नाम दे रहे हैं। देशभक्ति में भी आपने जिस चीज को पैमाना माना है उस देशभक्ति पर भी आप बराबर नहीं उतरे। आपको जहां राम मंदिर बनाना चाहिए था उससे दूर हटकर आपने बनाया और बगैर पूर्ण रूप से हिंदू और सनातन धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध जाकर आपने मंदिर को जो है देशभक्ति दिखाने की कोशिश की। तो आप इस तरह के झूठ बोलने के मास्टर हैं और उसको जस्टिफाई करने का काम मीडिया का एक तबका जो उनके पैसों पर पलता है वो पूरा देश जानता है। वो वही मीडिया उनको जस्टिफाई करती है। देश का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, देश का कोई बुद्धिस्ट, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बड़े स्कॉलर्स उनको जस्टिफाई नहीं करते। चाहे आप अमर्त्य सेन जी को देख लीजिए, चाहे दूसरे लोगों को देखिए, कोई भी पॉलिटिकल राजनैतिक आदमी अपनी मर्जी से बीजेपी में नहीं गया। बीजेपी के पास खुद के भी लोग नहीं रहे, उनको जबरन बंद कराकर, उनको बेइज्जत करके, उनको पकड़ करके, केसेस डाल करके वो अगर देश में किसी चीज को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अमित शाह जी लोगों को, पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इंडिया अलायंस वापस आ गए तो आर्टिकल 370 वापस आएगा, ट्रिपल तलाक वापस आएगा, सीए को हटने नहीं, सीए इंपोज किया उसको, जिस प्रकार से एनआरसी, सीए एनआरसी का विरोध है इनको, तो इसका विरोध होगा। डी न्यूक्लियराइजेशन, हमारे जो आर्मी आज सशक्त शक्ति है उसको कमजोर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन। तो एक क्या ये होगा? क्या मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है निजामुद्दीन जी? क्या ये सब विषय में इस कांग्रेस का स्टैंड? राहुल जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए राहुल जी का जो स्टैंड है वो देश के सामने है। राहुल जी ने अपने मैनिफेस्टो को अपनी मर्जी से या पार्टी के नेताओं की मर्जी से नहीं बनाया। देश में 10,000 किलोमीटर की यात्राएं करके उन्होंने लोगों से उस चीज को जाना और लोगों ने उसको वेरीफाई किया और लोगों ने अपने मसौदे तैयार करके उनको दिया है। उसमें से उन्होंने निकाल कर देश हित के लिए काम किया है। जहां तक आप जो है बॉर्डर्स या जितने सिक्योरिटीज के इशूज हैं, जितना बढ़िया तरीके से देश में कांग्रेस के जमाने में हुआ वो कभी दूसरों में नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस तरह की चीजें प्रोपेगेंडा नहीं किया, देश को गुमराह नहीं किया। जिस तरह से ये देश को गुमराह करते हैं और इनकी गोदी मीडिया उसको जस्टिफाई करती है, इसीलिए आज देश में तकलीफ है। आज देश की हालत आप सोचिए कि आज खाने को अनाज नहीं है लोगों के पास। आज देश में किस तरह की तकलीफें हैं ये कोई नहीं सोच रहा है। और अगर यही हाल रहा तो आगे 5 सालों के बाद ये देश कहीं गिरवी नहीं हो जाए, ऐसी हालत में इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने जो प्रॉमिस किया है, देश की जनता उस बात को समझ रही है, क्योंकि वो सब चीजें अपनी आंखों से देख रही है। जिस सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं, इस देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। मणिपुर से चुनाव की शुरुआत किया, राहुल जी गए, पूरा देश गया, पूरा देश देख रहा है, उस पर मोदी जी कभी जवाब नहीं देते। और अभी तो और एक भीभत्स कांड हो गया है कर्नाटका का जी, जिसमें मोदी जी स्वयं इन्वॉल्व हैं, ये कह लीजिए, क्योंकि वो गए थे उसके साथ वोट मांगने, उनके बाप के साथ तस्वीरें खिंचवा कर सोशल मीडिया पर वायरल करा रहे थे। खुद जो है ये देश के प्रधानमंत्री का कैरेक्टर है जो वहां दिख रहा है, और उसको भगाने में जिस तरह का रोल प्ले किया जा रहा है, तो उस पर मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी को बोलना चाहिए कि 8 दिन में हम कहते हैं कि आपने भगाया, आपने जाने दिया। वो कहते हैं आपने जाने दिया है। लेकिन निजाम साहब जी, उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है वो ये कि जो ठाकुर राजपूत समाज ने बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए कहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। ऐसा कुछ सुना है आपने? सर देखिए, सिर्फ वहीं क्यों, आपने राजस्थान में गुर्जरों का और राजपूतों का देखा, उन्होंने महापंचायत की और उन्होंने मना कर दिया। हरियाणा में आपने देखा कि दौड़ा के लोग मार रहे थे, उनकी बसें और ट्रकें जो जुलूस में थी उसको तोड़ा उन्होंने, वो सारा मीडिया में आया, सारा सोशल मीडिया पे।
तो ये नफरत जो है इनकी पार्टी से, इनके नेताओं से इसलिए हो रही है कि आज आप देखिए कि जितने स्कैंडल हो रहे हैं बजाज सर, वो सारे स्कैंडल में बीजेपी के बड़े नाम आ रहे हैं, छोटे नाम नहीं आ रहे हैं सर, बड़े नाम आ रहे हैं। जितनी घटनाएं हुई मणिपुर से लेके कर्नाटका तक, या उत्तर प्रदेश के हाथरस से लेकर, या वो पहलवान बेटियों तक, सब में इनके बड़े नेताओं का नाम आ रहा है। लेकिन और बृजभूषण सब शरण प्रधानमंत्री से को जुड़े हैं। टिकट नहीं दिए। बृजभूषण सिंह शरण को टिकट नहीं दिए इस बार। अरे सर, उनको टिकट नहीं दे के उनको जेल भेजना था ना, उनकी जगह जेल थी। उनके वो जेल बेटे से को बाहर दिए। रह के ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। उनके वो पुत्र टिकट को दिए है, टिकट उनके लेना कमाल नहीं है, उनके घर के किसी आदमी को टिकट दे रहे हैं। नहीं, उनके साहबजादे को दिए, उनके खुद के बेटे को बस तो देखिए, जो पाप है ना सर, वो पूरे सर चढ़ के बोलता है, वो उससे आगे ये जाने वाला है, क्योंकि उसने देखा कि मेरे बाप का कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। ये तो हिस्ट्री बन रही है ना सर। मजबूर सरकार वर्सेस मजबूत सरकार। सत्यता ये होती कि उनको जेल भेजते और जेल भेज के देश की बेटियों को न्याय देते और लोगों से आके कहते कि ये मैंने किया है, ये मेरी गारंटी है कि मैंने जेल भेजा। अरे आप उसको बचाकर उसके बेटे को टिकट दे रहे हैं या उसकी बीवी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सा कमाल कर रहे हैं। मजबूर सरकार वर्सेस मजबूत सरकार। चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, दोनों एक ही हैं। यूपीए एक मजबूर सरकार था, मजबूर सरकार था जो आतंकवादी पीएमओ में आप बुलाते थे। मोदी जी का कहना है आतंकवादी पीएमओ में आकर मीटिंग करते थे। ये मजबूर सरकार था, ये मजबूत सरकार है। मोदी जी ने आर्टिकल 370 कर दिया, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हमेशा के लिए। मजबूर सरकार और मजबूत सरकार। पूरी दुनिया को मनमोहन सिंह की पॉलिसियों ने भारत के गौरव को बढ़ाया। अगर आपको याद हो कि मनमोहन सिंह ने अगर इस देश से सारी मंदी को खत्म नहीं किया होता और देश को नहीं संभाला होता, तो आज जो बातें कर रहे हैं ये घूम रहे हैं, सिर्फ टॉयलेट ही बना पाए। जितने डेवलपमेंट हुए, जितने डेवलपमेंट का 5 सालों तक इन्होंने फीता काटा, वो सारा डेवलपमेंट जो है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में हुआ, और मनमोहन सिंह की ही गवर्नमेंट थी जो ये देश बच गया, वरना दुनिया के कितनी कंट्रीज के इकोनॉमी तबाह हो गए। ये मनमोहन सिंह को सलाम करें। और अगर आपको एक घटना याद हो तो मोदी जी ने अपने वित्त मंत्री से कहा था कि मनमोहन सिंह के घर जाओ और उनसे सीखो कुछ। वो गई थी घर सीखने के लिए कि भाई कुछ बता दीजिए जिससे देश को मैं चला सकूं। तो ये बात करना मोदी जी के लिए हंसने वाली बात है। अगर किसी से मोदी जी देश के सामने ये बात रखते हैं तो कोई उसे सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सभाएं हो रही हैं आपके मीडिया वाले कवर कर रहे हैं। 1000 कुर्सियां लगी हैं तो 700 खाली हैं, और राहुल जी के लिए 1000 कुर्सियां भर के 1000 लोग बाहर खड़े हैं। तो ये बदलाव है और बदलाव तगड़ा होगा। युवराज, मोदी जी का कहना है कि युवराज माओवादी विचारों से प्रेरित है, माओवादी विचार लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनका विजन माओवादी विजन है, और इस माओवादी विजन से जो किसान है, महिला है और कॉमन मैन को बहुत नुकसान होने वाला है। बिकॉज आपका विचार जो राहुल गांधी जी के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, और किस प्रकार से, तो ये माओवादी विचार है। राहुल गांधी ने अगर किसानों का आंदोलन नहीं किया, समर्थन किया होता और आंदोलन सक्सेस हो गया होता, और अगर आंदोलन बीजेपी उसको दबा ले गई होती, तो आज देश का किसान फांसी लगाकर 100% मर गया होता। उस आंदोलन ने मोदी की पोल खोल कर रख दी। अगर आपको सेब के कंडीशन जो शिमला में समझौता हुआ अडानी का, वो आज सेब की पूरी तबाही पर है। वो तो राहुल गांधी, किसान, टिकैत और ये आंदोलन ने इस देश को बचा दिया, वरना किसानों के साथ भी यही होता जो अब मोदी जी अडानी और उनके लिए कर रहे हैं, हर चीजें उनको दे रहे हैं। तो इससे अडानी या अंबानी या दूसरे लोग जो है कोई फर्क नहीं डाल सकते, क्योंकि देश में एक ऐसे ताकतवर नेतृत्व को अभी उभार कर दिया है जो मोदी साहब की सारी जितनी इनकी प्लानिंग है वो सब धराशायी होगी और देश सही नेतृत्व के हाथ में आएगा,
4 जून के बाद आप देखेंगे कि भारत में खुशहाली होगी और इस तरह की चीजें बंद हो जाएंगी। झूठ बोलने की सारी मशीनरी इनकी, जितनी कहावत आज देश में मोदी के लिए प्रचलित है, लोग यानी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उनके झूठ के लिए जो सिवाय उसके वो दूसरा नहीं बोलते। हाँ, इस भारत में रहने वाले हर आदमी का उतना ही अधिकार है जितना मोदी का है। उसके बावजूद मोदी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अलग अलग कौमों के लिए करते हैं, वो देश में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन आज देश की गरीब जनता, लोग समझ गए हैं कि हमें नफरती भाषण में नहीं जाना, हमें नफरती विषय में नहीं जाना, इसलिए अब सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे का साथ लेकर 2024 में इनका सफाया करेंगे। और वो आप देखेंगे कि हम उस कवरेज में आपके साथ होंगे और हम अपनी बात रखेंगे। क्या बात है साहब, लेकिन बीजेपी तो अभी भी कह रही है इस बार 400 पार। बीजेपी अब की बार तड़ी पार सर, बीजेपी 400 के पार नहीं, बीजेपी इस बार तड़ी पार, क्योंकि उनके नेता भी वैसे हैं और बाकी के भी वैसे हैं। ऐसे और एक आध घटना आ जाएगी कर्नाटका की तरह, तो आप देखना कि मोदी जी हो सकता है स्टेज पे रोने लगे, आंसू बहाए। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे बस में नहीं था, क्योंकि अभी रोने वाला सीन बाकी है सर, ड्रामेटिक। अभी 1-2 दिन में मोदी जी किसी न किसी स्टेज से रोएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था, प्रेडिक्शन दी थी उन्होंने, बोला जी सर जी। हम लोग भी वो इंतजार कर रहे हैं, वीडियो आएगा जब मोदी जी रोते हुए दिखेंगे देश के सामने। चलिए निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मजा आता है Thank you, आपसे बात sir. Thank you, करके। thank you. और जिस प्रकार, जिस सुदृढ़ता से आप कांग्रेस Energy. का साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू Whatever happens, we are very impressed with you. Thank you so much, sir. नमस्कार। थैंक Well, you always expect Nizamuddin Rahim साहब to take it to the next level. बिल्कुल। Always, मतलब हमेशा फायर ब्रांड, हमेशा वो फुल ऑफ मतलब फायर। कांग्रेस के खिलाफ कुछ सुनते नहीं है और बीजेपी के पक्ष में कुछ बोलते नहीं, सीधी सादी बात है। ये तो मानना पड़ेगा। और शुरू से आज तक मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक प्रश्न है, अभी तक कांग्रेस ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर के ही विल गेट अ रिवॉर्ड। आई होप ही डज, बट आई डाउट इट नोइंग द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अगर जीत गई, मान लीजिए कहीं पर भी अच्छी परफॉर्मेंस अगर हो गई, सो कांग्रेस usually invariably forgets all the people who helped it to win. That has been the Congress's record. Right, that's just about it on tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को, प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी ड्यूटी है, आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। उधर घंटी भी बजा दें भाई, अगर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई थिंक द बेल स्टॉप वर्किंग। प्रदीप जी अभी घंटी नहीं बज रही है साहब, चलिए। अरे घंटी ना भी बजे कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। दैट्स जस्ट अबाउट इट। जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, आप सब लोगों को नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।